सीपीसी के तहत आप लोगों को सेक्शन 2(7) बताया जा रहा था। सरकारी प्लीडर, यानी कि सरकारी प्लीडर बताया जा रहा था कि सरकारी प्लीडर किसे कहा जाएगा। सरकारी प्लीडर किसे कहा जाता है ये बताया जा रहा था। जब भी इसको पढ़िए सीपीसी की धारा 215 को भी पढ़ लेना है। फिर आपका इसी के साथ सीआरपीसी को भी पढ़ना है और सीआरपीसी में कम से कम 2 धाराएं 2U पढ़ लीजिएगा और /24, यानी कि सीआरपीसी में भी 2U और 24 पढ़ना है। और 215 में प्लीडर शब्द को परिभाषित किया गया है। प्लीडर किसे कहा जाएगा ये देखिए, पहले सीआरपीसी पढ़ा दिया जाए तब बताया जाए। सीआरपीसी की धारा 2U में पब्लिक प्रोसिक्यूटर या लोक अभियोजक को परिभाषित किया गया है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर या लोक अभियोजक को परिभाषित किया गया है। लोक अभियोजक का मतलब क्या हुआ, ये पिछली बार यूपीएपीओ में पूछा गया था। तो जो व्यक्ति धारा 24 के तहत सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है तथा ऐसे नियुक्त व्यक्ति के निर्देश में कार्य करने वाला व्यक्ति भी लोक अभियोजक या सरकारी अधिवक्ता या पब्लिक प्रोसिक्यूटर माना जाएगा। इस पब्लिक प्रोसिक्यूटर की परिभाषा सीआरपीसी की धारा 2U में दी गई है, जबकि इसकी नियुक्ति सीआरपीसी की धारा 24 में की गई है। अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति करना है तो अधिवक्ता के रूप में उसका अनुभव 7 वर्ष होना चाहिए। और अगर स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी कि विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति करनी है तो सीआरपीसी के तहत इसके लिए और उससे अधिवक्ता के रूप में 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। चूँकि सीआरपीसी में जो अधिवक्ताओं की नियुक्ति हम करा रहे हैं, ये जो नियुक्ति हैं ये आपका क्रिमिनल मामलों में काम करेगी। तो आखिर सिविल मामलों में सरकार की ओर से प्लीडिंग करने अर्थात अभिवचन करने के लिए कौन नियुक्त किए जाते हैं, तो सिविल मामलों में अगर सरकार की ओर से अधिवक्ता नियुक्त किए गए हैं तो उन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूटर ये सरकारी प्लीडर कहा जाता है, गवर्नमेंट प्लीडर। लेकिन सबसे पहले हम प्लीडर की परिभाषा देखेंगे। देखिए, धारा 215 में प्लीडर को परिभाषित करते हुए क्या बताया गया है। क्वेश्चन आ सकता है ये प्री में। प्लीडर से न्यायालय में किसी अन्य व्यक्ति के लिए एपीयर या उपसंजात होने और अभिवचन करने का हकदार कोई व्यक्ति अभिप्रेत हैं और इसके अंतर्गत अधिवक्ता, वकील और किसी उच्च न्यायालय का अटॉर्नी आता है। तो प्लीडर का मतलब ये हुआ प्लीड करना, यानी कि किसी दूसरे की बातों को न्यायालय में प्रस्तुत करने वाला ही प्लीडर कहलाता है। प्लीडर अधिवक्ता भी हो सकता है, वकील भी हो सकता है, हाई कोर्ट का अटॉर्नी भी हो सकता है और न्यायालय इजाज़त दे दे तो प्राइवेट व्यक्ति भी अपने मामले में प्लीड कर सकता है, यानी कि अपने मामले को हैंडल कर सकता है। जहाँ तक सरकारी प्लीडर की बात है, सरकारी प्लीडर की परिभाषा 2(7) में दी गई है। सरकारी प्लीडर का मतलब कि जिसे सरकार ने नियुक्त किया हो, याद रखिएगा, जिसे गवर्नमेंट ने नियुक्त किया हो और ऐसे नियुक्त व्यक्ति के
यानी कि जिस व्यक्ति को सरकार ने नियुक्त किया है, ऐसे नियुक्त व्यक्ति के डायरेक्शन में, निर्देश में कार्य करने वाला व्यक्ति भी आपका सरकारी प्लीडर कहा जाएगा। इस पर एक उदाहरण देखिए। सरकार ने ए को सरकारी प्लीडर नियुक्त किया। ए ने बी को निर्देश दिया कि हमारे बदले जाकर तुम ही प्लीडिंग करो सिविल न्यायालय में। तो चूंकि बी ए के डायरेक्शन में कार्य कर रहा है, भले ही बी को सरकार ने नियुक्त न किया हो, लेकिन बी भी सरकारी प्लीडर माना जाएगा। अब आइए आगे देखते हैं। इसके कह सकते हैं सरकारी प्लीडर के बाद जो आपकी परिभाषा पढ़नी है वह 2827A 27A भी कम पूछा जाता है। बस एक लाइन है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए जो उच्च न्यायालय होगा वह कलकत्ता उच्च न्यायालय होगा। आइए धारा 28 पढ़ा जाए। यहाँ से क्वेश्चन पीटी में आ चुका है। धारा 28 न्यायाधीश को परिभाषित करती हैं, जज को परिभाषित करती हैं, यानी कि न्यायाधीश को परिभाषित करती हैं। न्यायाधीश की परिभाषा किसमें दी गई है? तो धारा 28 में एक बार क्वेश्चन बना है कि न्यायाधीश का मतलब क्या हुआ। तो सिविल न्यायालय का पीठासीन अधिकारी, यानी कि जो सिविल न्यायालय का पीठासीन अधिकारी होता है उसी को न्यायाधीश कहा जाता है। इसके बाद 29 की परिभाषा हम बता ही चुके हैं। जजमेंट या निर्णय को डिटेल में आपको बताया जा चुका है। फिर 210 भी मैं बता चुका हूँ। जजमेंट डेटर अर्थात निर्णीत ऋणी, इसको भी डिटेल में आपको बताया जा चुका है। निर्णीत ऋणी की भी परिभाषा। अब आइए 211 से शुरू किया जाए। जहाँ तक धारा 211 की बात है, 211 में लीगल रिप्रेजेंटेटिव अर्थात विधिक प्रतिनिधि का वर्णन किया गया है। ये बिहार जे में मेंस में भी पूछा जाता है, प्री में भी पूछा जाता है। यानी कि विधिक प्रतिनिधि से जो क्वेश्चन आते हैं वह प्री और मेंस दोनों में आते हैं। जब भी आप विधिक प्रतिनिधि को, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पढ़िए तो कम से कम कुछ बातें सामान्य पहले देखी जाती हैं। धारा 2 सीपीसी की धारा 211 में विधिक प्रतिनिधि को परिभाषित किया गया है। विधिक प्रतिनिधि को परिभाषित किया गया है। दूसरा क्वेश्चन बनता है विधिक प्रतिनिधि प्रीवी होता है, संसर्गी होता है, जुड़ा रहता है, तो मृतक से जुड़ा रहता है। तो कैसे जुड़ा रहता है? आपका शरीर से कि प्रॉपर्टी से? ब्लड से नहीं, आपका प्रॉपर्टी से यानी कि संपत्ति से। अर्थात विधिक प्रतिनिधियों होगा जो मृतक के संपत्ति से प्रीवी हो। प्रीवी यानी कि संसर्गी हो। संसर्गी का मतलब जुड़ा हुआ हो। अर्थात मृतक के बाद संपत्ति किसको मिलेगी, वहीं उस मृतक का लीगल रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है। जब भी आप विधिक प्रतिनिधि को पढ़िए, कम से कम धारा 50 भी पढ़ना है आपको। इसके साथ धारा 52 भी पढ़नी है आपको। इसी के साथ धारा 146 भी पढ़नी है और इसी के साथ सीपीसी का आर्डर 22 भी पढ़ना है, यानी कि आदेश 22 को भी पढ़ना है विधिक प्रतिनिधि के बारे में। अर्थात जब भी विधिक प्रतिनिधि पढ़िए, फिर मैं बता दूं,
एरिया कवर किए रहिए। आपका धारा 211 फिर विधिक प्रतिनिधि वह होता है जो मृतक की संपत्ति में संसर्गी होता है। धारा 50 पढ़ना पड़ेगा, 52, 146 और आदेश 22 पढ़ना पड़ेगा। आइए विधिक प्रतिनिधि की जो परिभाषा है वह देखा जाए कि क्या परिभाषा दी गई है। यानी कि सबसे पहले लीगल रिप्रेजेंटेटिव की परिभाषा को देखा जाए, इसके बाद तमाम चीज़ें आपका देखी जाएंगी। सीपीसी की धारा 211 में लीगल रिप्रेजेंटेटिव को परिभाषित किया गया है, विधिक प्रतिनिधि को परिभाषित किया गया है सीपीसी की धारा 211 में। और क्या कहा गया है, 211 को तोड़ लेना है, यानी कि 211 को 3 भागों में तोड़ लेना है। देखिए विधिक प्रतिनिधि के बारे में धारा 2 की उपधारा बेयर एक्ट क्या कहता है, पहले बेयर एक्ट समझिए। विधिक प्रतिनिधि से वह व्यक्ति अभिप्रेत हैं जो मृत व्यक्ति की संपदा का विधि की दृष्टि में प्रतिनिधित्व करता है। तो विधिक प्रतिनिधि वह माना जाएगा जो मृतक की संपदा का विधि की दृष्टि में, यानी कि कानून की दृष्टि में, विधि की दृष्टि में आपका प्रतिनिधित्व करता हो, वह विधिक प्रतिनिधि माना जाएगा। पहला आया। दूसरा ये आया जो मृतक की संपदा में दखलंदाजी करता है, दखलंदाजी करता है, वह भी विधिक प्रतिनिधि माना जाएगा। और तीसरा विधिक प्रतिनिधि का प्रतिनिधि, यानी कि जो विधिक प्रतिनिधि का प्रतिनिधि होता है वह भी विधिक प्रतिनिधि माना जाएगा। अब आइए, यानी कि जो व्यक्ति मृतक की संपदा का विधि की दृष्टि में प्रतिनिधित्व करता है वह व्यक्ति विधिक प्रतिनिधि या लीगल रिप्रेजेंटेटिव माना जाएगा। आइए देखा जाए। ए एक व्यक्ति हैं, बिना वसीयत लिखे हुए ए मर जाता है। ए के मरने के बाद उसकी संपत्ति उसके बीवी यानी कि पत्नी बी को और बच्चे सी और डी को मिलती है। तो जो ये बी हैं, सी हैं और ये डी हैं, ये मृत व्यक्ति के, चूँकि विधि की दृष्टि में मृत व्यक्ति की संपदा का ये लोग प्रतिनिधित्व करते हैं, अतः बी, सी और डी तीनों विधिक प्रतिनिधि माने जाएंगे। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो मृतक की संपदा में दखलंदाजी करता है, तो दखलंदाजी में 2 उदाहरण याद रखिएगा। एक जिसे वसीयत लिखी गई हो और दूसरा सर्वस्व आदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनी, सर्वस्व आदाता। यूनिवर्सल डोनो। आइए एक उदाहरण वसीयत पर देखा जाए। मान लीजिए ए एक व्यक्ति हैं और मरने से पहले बी को अपनी संपत्ति का वसीयत किया है। ए मर जाता है। अब इस वसीयत की संपदा पाने का हकदार बी हैं, भले भी ए का पुत्र न हो,
ए का संबंधी न हो, ए से ब्लड का रिलेशन न हो, फिर भी बी चूँकि ऐसे मृतक की संपदा में दखलंदाजी करता है, वसीयत के कारण संपत्ति पा रहा है मृतक की, अतः बी भी ए का विधिक प्रतिनिधि माना जाएगा, क्योंकि अभी हमने बताया कि विधिक प्रतिनिधि ब्लड से कोई मतलब नहीं है, बल्कि मृतक की संपत्ति कौन पा रहा है, यानी कि संपत्ति से जुड़ा होता है, प्रॉपर्टी से जुड़ा होता है, शरीर या ब्लड से नहीं। तो यहाँ जो वसीयत बी के पक्ष में लिखी गई है, ये ए का विधिक प्रतिनिधि माना जाएगा। अब आइए यूनिवर्सल डोनी सर्वस्व आदाता टीपीए की धारा 128 में दिया गया है। सर्वस्व आदाता का एक उदाहरण देखा जाए। सर्वस्व आदाता का सबसे अच्छा उदाहरण है, ए के पास संपत्ति है और ए ने अपनी इस पूरी संपत्ति बी को हिबा कर दिया, गिफ्ट कर दिया, अर्थात दान दे दिया। तो जो बी है ये सर्वस्व आदाता यूनिवर्सल डोनी माना जाएगा। भले भी ए का पुत्र न हो, ए से शारीरिक रूप से संबंधित न हो, फिर भी बी को दान में संपत्ति मिली है, तो ऐसी दशा में ए की मृत्यु के बाद जो बी होगा ए का विधिक प्रतिनिधि माना जाएगा, अर्थात सर्वस्व आदाता भी मृतक का विधिक प्रतिनिधि है, क्योंकि वह मृतक की संपत्ति में दखलंदाजी करता है। आइए विधिक प्रतिनिधि का विधिक प्रतिनिधि भी, यानी कि विधिक प्रतिनिधि का प्रतिनिधि भी विधिक प्रतिनिधि माना जाता है। अब ये क्या मतलब, इसका क्या मतलब हुआ, इसका भी मतलब अच्छे से आपको देखना है। देखिए, विधिक प्रतिनिधि का प्रतिनिधि भी विधिक प्रतिनिधि माना जाएगा। इसको एक उदाहरण द्वारा अच्छे से समझने का प्रयास करिए। देखिए इसको उदाहरण, जहाँ तक उदाहरण की बात है, मान लीजिए ए एक व्यक्ति है और इसका पुत्र हुआ बी और बी का पुत्र हुआ सी, यानी कि ए का पुत्र हुआ बी, ये पुत्र हुआ, और इस बी का पुत्र सी हो गया। ए अभी जिंदा था तब तक बी मर गया। अब ए का विधिक प्रतिनिधि बी होता अगर ए की संपत्ति बी पाता। अभी बी के पास संपत्ति आई नहीं, तब तक बी मर गया, तो जो बी का प्रतिनिधि है सी, क्या ये जो सी है ए का विधिक प्रतिनिधि माना जाएगा कि नहीं? निश्चित रूप से माना जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो विधिक प्रतिनिधि बी है इस उदाहरण में, इसका प्रतिनिधि सी भी विधिक प्रतिनिधि माना जाएगा। यानी कि विधिक प्रतिनिधि का प्रतिनिधि भी विधिक प्रतिनिधि माना जाएगा, लेकिन ये कब? जबकि वह मृतक से प्रॉपर्टी से जुड़ा हो, यानी कि प्रॉपर्टी से जुड़ा हो, यानी कि संपत्ति में संसर्गी हो, न कि केवल ब्लड के आधार पर। अब ये आया कि क्या विधिक प्रतिनिधियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है कि नहीं? विधिक प्रतिनिधियों के विरुद्ध के लिए धारा 146 हम देखेंगे। विधिक प्रतिनिधि भी वाद ला सकते हैं और विधिक प्रतिनिधियों के विरुद्ध भी वाद लाया जा सकता है। यानी कि विधिक प्रतिनिधि भी सूट फाइल कर सकते हैं और विधिक प्रतिनिधियों के विरुद्ध भी सूट फाइल किया जा सकता है। अब समस्या धारा 50 को देखना है और धारा 52 को देखना है। धारा 50 और 52 दोनों अलग अलग बातें हैं और
दोनों से काफ़ी क्वेश्चन प्री में आपका बनता रहता है। इन धाराओं को अच्छे से आपको तैयार करना है। जहाँ तक धारा 50 की बात है, अगर ये पूछे कि विधिक प्रतिनिधि कहाँ दिया गया है, तो विधिक प्रतिनिधि धारा 50 में, और ये पूछ ले कि विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध डिक्री का निष्पादन, अर्थात विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध डिक्री का निष्पादन, डिक्री का एग्जीक्यूशन यानी कि निष्पादन कहाँ दिया गया है, तो आपका जवाब रहेगा निष्पादन दिया गया है धारा 52 में। ध्यान से देखिए दोनों में अंतर क्या है। एक उदाहरण देखिए पहले। मान लीजिए ए ने सूट फाइल किया बी के खिलाफ। ए जीता यानी कि डिक्री होल्डर, बी हारा यानी कि निर्णित ऋणी। तो डिक्री होल्डर की परिभाषा सीपीसी की धारा 23 में दी गई है और हारने वाला अर्थात निर्णित ऋणी की परिभाषा 210 में दी गई है। मान लीजिए ए 5000 रुपया जीता है और बी हारा है। तब तक ए अभी बी से 5000 रुपया वसूल नहीं पाया, तब तक बी मर गया। यानी कि डिक्री निर्णित ऋणी के विरुद्ध पारित की गई है और डिक्री की रकम वसूल होने के पहले ही या पूरी तरह वसूल होने के पहले ही निर्णित ऋणी या जजमेंट डेटर की मृत्यु हो जाती है। ऐसी दशा में जो बी के विधिक प्रतिनिधि होंगे, मान लीजिए सी, तो बी के विधिक प्रतिनिधि सी से ए उस पैसे को वसूल सकता है। अर्थात धारा 50 तब लागू होगी जब निर्णित ऋणी के विरुद्ध डिक्री पारित की गई हो और डिक्री के पूर्णतः तुष्ट हो जाने के पूर्व निर्णित ऋणी की मृत्यु हो गई हो। ऐसी दशा में डिक्रीदार यानी कि डिक्री होल्डर आज्ञप्तिधारी मृतक के विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध डिक्री का निष्पादन करा सकता है। लेकिन यहाँ एक समस्या भी है कि मृतक का विधिक प्रतिनिधि उस डिक्री के निष्पादन में उस सीमा तक ही उत्तरदायी होगा जिस सीमा तक वह मृतक की प्रॉपर्टी पाया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सी ने बी की 3000 रुपये की संपत्ति पाई है और डिक्री 5000 रुपये की है, तो सी 5000 रुपये के लिए दायी नहीं होगा। केवल इससे कितना वसूला जा सकता है? 3000 रुपया। जहाँ तक धारा 52 की बात है, विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध डिक्री का निष्पादन, यानी कि एक उदाहरण पहले देखिए। ए ने बी के खिलाफ मुकदमा किया और ये मांग किया कि बी हमारा 50,000 5,000 उधार लिया है, न्यायालय हमें दिलवाए। जब मुकदमा चल रहा था उसी दौरान बी की मृत्यु हो गई, यानी कि अभी फैसला आया नहीं। ऐसी दशा में सीपीसी का आदेश 22 कहता है कि बी की जब मृत्यु हो गई तो बी के विधिक प्रतिनिधि रिकॉर्ड पर लाए जाएंगे और वह समय पूछा जाता है तो 90 दिन के अंदर। याद रखिए, मान लीजिए बी का विधिक प्रतिनिधि सी हो गया। अब मुकदमा ए और सी के बीच में चलेगा। ए और सी के बीच में मुकदमा चलेगा। ए विजयी हुआ, सी हार गया। यानी कि धारा 52 तब लागू होगी जब डिक्री विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध पारित की गई हो। ऐसी दशा में अब सी किस सीमा तक दायी होगा?
तो सी उस सीमा तक दायी होगा जिस सीमा तक वह मृतक की संपत्ति पाया है और सम्यक रूप से खर्च न किया हो। यानी कि जितनी संपत्ति बी का सी पाया है, सी का दायित्व तो उसी सीमा तक होगा। मान लीजिए सी ने 3000 रुपये की संपत्ति बी की पाई है और 5000 रुपये की ए डिक्रीदार हैं, तो सी से ए 5000 रुपया नहीं वसूल पाएगा, केवल और केवल 3000 रुपया ही वसूल पाएगा। इस प्रकार लीगल रिप्रेजेंटेटिव के बारे में क्या नियम था, ये नियम आपका बताया गया। आगे और डिटेल में इसको बताया जाएगा, थोड़ा और डिटेल में आगे चला जाए। अब मीन प्रॉफिट 212 देखा जाए। जहाँ तक धारा 212 की बात है, आपका मीन प्रॉफिट, आइए आपका देखा जाए, कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं पहले निकाल लिया जाए ताकि भाई सेक्शन 2 आज समाप्त कर दिया जाए, यानी कि धारा 2 समाप्त किया जाए ताकि सीपीसी में तेजी लाई जाए। देखिए अभी हम मीन प्रॉफिट बताएंगे, लेकिन धारा 2 में जो आपका अन्य बातें हैं उन परिभाषाओं को बता दिया जाए। 213 धारा 213 से भी क्वेश्चन बना है। मूवेबल प्रॉपर्टी या चल संपत्ति या जंगम संपत्ति, चल संपत्ति, जंगम संपत्ति या मूवेबल प्रॉपर्टी कहाँ परिभाषित की गई है? 213 में। चल संपत्ति के अंतर्गत उगती फसलें आती हैं, यानी कि जो ग्रोइंग क्रॉप्स हैं, उगती फसलें हैं। अब चल संपत्ति के अंतर्गत उगती फसलें आती हैं, यानी कि उगती फसलें ग्रोइंग क्रॉप्स अचल ना मानकर सीपीसी के तहत चल संपत्ति मानी जाएंगी। जब भी ये धारा पढ़िए तो 2 जगह से ज़रूर कोरिलेट कर लीजिए। आईपीसी की धारा 22 में भी चल संपत्ति को परिभाषित किया गया है। आईपीसी की धारा 22 भी मूवेबल प्रॉपर्टी या चल संपत्ति को परिभाषित करती हैं। इसी के साथ टीपीए की धारा 3 आपको पढ़ना पड़ेगा, जहाँ की इमूवेबल प्रॉपर्टी या अस्थावर संपत्ति या अचल संपत्ति को परिभाषित किया गया है। अचल संपत्ति की परिभाषा टीपीए में निगेटिव दी गई है। अचल संपत्ति में क्या क्या शामिल नहीं है? तो खड़ा कास्ट हो गया, स्टैंडिंग टिम्बर, खड़ा कास्ट, उगती फसलें यानी कि ग्रोइंग क्रॉप्स, उगती फसलें, और तीसरा आपका घासें, ग्रास, यानी कि संपत्ति अंतरण अधिनियम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 3 में इमूवेबल प्रॉपर्टी अचल संपत्ति को परिभाषित किया गया है। 3 बातें अचल संपत्ति नहीं है, तो अचल संपत्ति नहीं है तो ये तीनों होंगी क्या? चल संपत्ति। चल संपत्ति होंगी तो टीपीए के तहत कौन चल संपत्ति हैं? स्टैंडिंग टिम्बर, खड़ा कास्ट, उगती फसलें, घासें, उपर्युक्त सभी। तो आप उपर्युक्त सभी मारिएगा, ये सभी अचल नहीं हैं। अर्थात चल और अचल की परिभाषा प्रत्येक कानून में अगर देखा जाए तो अलग अलग दी गई है, और एक कानून की परिभाषा दूसरे कानून में लागू नहीं होती जब तक कि स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख न हो। यानी कि टीपीए की परिभाषा आईपीसी में न अप्लाई करिएगा,
कोरिलेट करके बताया जा रहा है, न ही आप आईपीसी की परिभाषा टीपीए में अप्लाई कर दीजिएगा। ये संभव नहीं है जब तक कि कानून द्वारा स्पष्ट रूप से ये उल्लेख न हो। आइए 213 के बाद 214 देखा जाए। 214 पढ़ाया जा चुका है। 214 में आर्डर या आदेश को परिभाषित किया गया है। इसके बाद 215 भी अभी पढ़ाया गया। आइए 216 देखा जाए। 216 से 2 बार यूपीजे में क्वेश्चन बना है। जब भी ये पढ़िए सीआरपीसी की धारा 2T जरूर पढ़ लीजिएगा। धारा 216 में प्रेस्क्राइब्ड यानी कि विहित शब्द को परिभाषित किया गया है। इसको भी डिटेल में बताया जा चुका है। विहित सीआरपीसी की धारा 2T में भी विहित शब्द को परिभाषित किया गया है। प्रेस्क्राइब्ड दोनों की परिभाषा सेम है। सीपीसी में पूछा गया है 2 बार यूपीजे में क्वेश्चन, विहित या प्रेस्क्राइब्ड का मतलब क्या हुआ, तो आपका जवाब रहेगा नियमों द्वारा विहित। नियमों द्वारा विहित तो नियम कौन बनाता है, तो सीपीसी की धारा 122 और 125 के तहत उच्च न्यायालय नियम बनाता है, हाई कोर्ट बनाता है, और सीपीसी के तहत नियम संघ भी बना सकता है और राज्य भी बना सकते हैं। यानी कि संघ भी बना सकते हैं, राज्य भी बना सकते हैं। उसी प्रकार सीआरपीसी की धारा 2T में प्रेस्क्राइब्ड शब्द को डिफाइन किया गया है, सेम परिभाषा दी गई है। विहित का मतलब हुआ नियमों द्वारा विहित। नियमों द्वारा विहित तो फिर क्वेश्चन आता है सीआरपीसी में नियम की धारा के तहत हाई कोर्ट बनाता है, तो 477। सीआरपीसी की धारा 477 में उच्च न्यायालय रूल बनाता है, नियम बनाता है, और इसी नियम को प्रेस्क्राइब्ड कहा जाता है। आइए अगली परिभाषा देखा जाए। जहाँ तक अगली परिभाषा की बात है, अगली जो परिभाषा 217 है, और 217 की जो परिभाषा है ये बिहार सिविल जज में मेंस में भी पूछा गया था। अब इसको रटना है। 217 की परिभाषा मेंस के लिए आपका ये बातें रट्टा मारनी है। आइए 217 में जो परिभाषा दी गई है वह परिभाषा दी गई है आपका लोक अधिकारी, पब्लिक ऑफिसर। याद रखिए 217 में लोक अधिकारी या पब्लिक ऑफिसर की परिभाषा दी गई है। यानी कि टोटल ए से लेकर और एच तक खंड दिए गए हैं। यानी कि टोटल 8 खंड दिए गए हैं। जो व्यक्ति इन 8 क्लाजों में से किसी क्लाज में आ जाता है उसी को धारा 217 के तहत आपका लोक अधिकारी या पब्लिक ऑफिसर कहा जाएगा। 217 के तहत आ जाता है। इसको आपको रटना है, इसको डिटेल में नहीं बताना है। आइए इसके बाद देखा जाए 218 देखना है। 18 देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। नियम का मतलब बताया गया, यहाँ से बन सकता है क्वेश्चन। रूल या नियम का मतलब क्या हुआ, तो नियम का मतलब नियम में क्या क्या शामिल है, तो देखिए इसको अच्छे से तोड़कर पढ़िएगा। नियम से पहली अनुसूची में अंतर्विष्ट नियम, यानी कि जो नियम फर्स्ट शेड्यूल में दिए गए हैं,
प्रथम अनुसूची में दिए गए हैं वह नियम माने जाएंगे। इसके बाद धारा 122 या 125 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियम भी नियम माने जाएंगे और जो फॉर्म दिए गए हैं, प्रारूप दिए गए हैं, वे भी नियम माने जाएंगे और दे देगा उपर्युक्त सभी। तो आपका जवाब रहेगा उपर्युक्त सभी, यानी कि प्रथम अनुसूची में जो नियम दिए गए हैं वो भी नियम माने जाएंगे, हाई कोर्ट नियम बनाता है वो भी नियम, और जो फॉर्म दिए गए हैं, मॉडल दिए गए हैं, प्रारूप सीपीसी में दिए गए हैं, वो भी नियम में समाहित हैं। पूछ सकता है क्वेश्चन, इसको अच्छे से तैयार रखना है। आइए आगे देखा जाए। अगला जो क्वेश्चन आपका है 219 में आपका दिया गया है निगम अंश। निगम अंश का मतलब शेयर इन ए कारपोरेशन, शेयर इन ए कारपोरेशन यानी कि निगम अंश। तो निगम अंश यानी कि शेयर। आइए आपका 220 देखा जाए। धारा 2 की उपधारा 20 एक बार क्वेश्चन आपका बना है आपका कि हस्ताक्षरित में क्या शामिल नहीं है। हस्ताक्षरित में क्या शामिल नहीं है, तो आपका निर्णय या डिक्री, यानी कि जो निर्णय है या न्यायालय द्वारा दिया गया डिक्री है, ये हस्ताक्षरित में शामिल नहीं है, यानी कि साइंड में शामिल नहीं है। तो हस्ताक्षरित में क्या शामिल है, तो स्टाम्पित हस्ताक्षरित में शामिल है। क्वेश्चन का इस पर मॉडल एक बना दिया जाए, आपका कैसा क्वेश्चन आ सकता है। देखिए क्वेश्चन ये बन सकता है कि हस्ताक्षरित या साइन में क्या शामिल है सीपीसी के तहत, ये क्वेश्चन आ सकता है। दे देगा, पहला ऑप्शन दे देगा निर्णय, तो निर्णय हस्ताक्षरित में शामिल नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। दूसरा दे देगा आपका डिक्री, तो डिक्री भी हस्ताक्षरित में शामिल नहीं है, तो ये भी गलत है। तीसरा दे देगा स्टाम्पित दे देगा, ये आपका स्टाम्पित दे देगा, ये सही है। चौथा दे देगा उपर्युक्त सभी या इनमें से कोई नहीं। सतर्क रहना है, आपका हस्ताक्षरित में स्टाम्पित शामिल हैं, निर्णय और डिक्री शामिल नहीं। इस प्रकार आपका एक परिभाषा और बची है मीन प्रॉफिट, जो अगले लेक्चर में आपको बताई जाएगी। धन्यवाद।